हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईएएस गेटवेज। झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने जूनियर इंजीनियर का जो एग्जाम कराया था डिफरेंट शिफ्ट्स में, उसमें इस वीडियो में हम लोग फर्दर एक नई शिफ्ट्स के बहुत सारे डाउटफुल क्वेश्चंस जो थे वो डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स ने मुझे शेयर किया था, आई हैव कंपाइल्ड दोज क्वेश्चंस एंड विल बी डिस्कसिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट। जो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है दैट इज दिस इज शिफ्ट 4 अक्टूबर 2023 को एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चंस हैं ये। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस और भी सेट में आए हैं। सो आई वुड सजेस्ट कि सभी स्टूडेंट्स ये वीडियो देख लें सो दैट आपको आइडिया लग जाएगा कि अगर आपके सेट में भी इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो यू विल बी एबल टू जज कि आपको उसमें ऑब्जेक्शन रेज करना है या नहीं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है कि विच कंपोनेंट ऑफ वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एडिक्वेट प्रेशर इन दी पाइपलाइंस। ठीक है, टैंक्स, वॉल्स, मीटर्स, पंप्स। इसमें जो स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है वो है वॉल्स और पंप्स में। तो अगर वॉल्स का फंक्शन देखें तो पीएन मोदी की वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग की बुक में वॉल्स की जो फंक्शन है वो कुछ इस तरह दिए हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में जो हमारे कंपोनेंट्स हैं वो क्या 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। इसमें पाइपलाइन है नेटवर्क में, फैसिलिटीज है। इस फैसिलिटीज में जो आपके ऑप्शंस दिए हुए ऑपर्टेनेंसेस में दिए हुए हैं, जिसमें वॉल्स, मीटर्स दिया हुआ है, और पंप स्टेशन में हमारा जो पंप है वो फैसिलिटीज में आता है वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के। तो सभी ही जो ऑप्शंस दिए हैं ये वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पार्ट है। अब जो वॉल का फंक्शन है ये देखते हैं कि दिस इज एन अपर्टेनेंस। जो वॉल्स हैं पानी के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए इंस्पेक्शन टेस्टिंग के दौरान, क्लीनिंग और रिपेयर्स के लिए, और प्रेशर को रेगुलेट करने के लिए, और टू रिलीज आर एडमिट एयर। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं ये प्रेशर को रेगुलेट कर रहा है, ना कि प्रेशर को मेंटेन कर रहा है कि हमें जितना प्रेशर चाहिए पाइप में वो मेंटेन करने के लिए हमारा जो पंप स्टेशन में जो पंप लगा होगा वो उस चीज को ध्यान रखेगा, उससे हम ये चीज इंश्योर करेंगे। ठीक है, अगर पानी को हमें हाई लेवल पे लेकर जाना है तो वी हैव टू इंक्रीज द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, हम पंप में पानी में पंप के थ्रू एनर्जी इंपार्ट करेंगे, इसकी वजह से पानी को हम लिफ्ट कर पाएंगे। तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो इसमें मेरे हिसाब से कोई और जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो पंप ही होगा। वॉल्व्स आर यूज्ड फॉर रेगुलेटिंग द फ्लो, दिस रेगुलेट्स द प्रेशर। बट प्रेशर, एक एडिक्वेट प्रेशर मेंटेन करने के लिए कि हमारा फ्लो होता रहे, उसके लिए आपको पंप लगाना पड़ेगा वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंपोनेंट ऑफ वियर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाइवर्टिंग वाटर फ्रॉम रिवर इनटू अ कैनाल। ठीक है, तो इसमें इन्होंने ऑप्शन दिया है क्रस्ट। क्रस्ट बेसिकली अगर क्रस्ट की डेफिनेशन देखते हैं, अगर इसको डायग्रामेटिकली समझे, बीसी पुनमिया की इरिगेशन की बुक है, इसमें वियर की डेफिनेशन में ये लिखा गया है कि ये सॉलिड ऑब्स्ट्रक्शन होता है जो रिवर पर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं टू रेज इट्स वाटर लेवल। स्टोर करेंगे, वाटर के लेवल को बढ़ाएंगे और डाइवर्ट कर देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि उस डाइवर्ट करने के लिए वियर का कौन सा कंपोनेंट हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसमें एक ये वियर वॉल है जिसके अगेंस्ट में पानी स्टोर होगा, और एक क्रस्ट शटर है। ये जो सरफेस है इसको क्रस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर से पानी स्पिलवे होकर जा सकता है, और इस पे एक हमारा गेट लगा हुआ है। ठीक है, जो ये अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम पानी को भेजने के लिए हम रेगुलेट करते हैं। अगर हमें डाइवर्ट करना है पानी तो वी कैन यूज दिस क्रस्ट शटर आर द वियर वॉल। तो वियर वॉल तो बेसिकली फिक्स स्ट्रक्चर है जो पानी को स्टोर कर रहे हैं, बट अगर हमें पानी को डाइवर्ट करना है तो अगर आप ये वाला फिगर देखो, दिस इज द कंप्लीट डाइवर्जन नेटवर्क, एंड यहां पर हमारा वियर है, पानी को यहां डाइवर्ट करना है कैनाल में रिवर से। तो कौन सा स्ट्रक्चर हेल्पफुल होगा ये पूछा गया था। तो वियर की डेफिनेशन तो ऐसा चाहिए हो गई। आप अगर इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की बुक देखेंगे तो हेड वॉल की जो डेफिनेशन दी है उसमें कहता है कि इट इज अ फ्रंट वॉल अगेंस्ट रन ऑफ, यानी जो फ्लो आ रहा है इन द ड्रॉप स्पिलवे, इट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस द गली विड्थ, इट इज प्रोवाइडेड विथ वियर, वियर के साथ प्रोवाइड करते हैं फॉर पासिंग थ्रू द फ्लो। तो हेड वॉल भी हमारा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं हुआ। तो आई थिंक जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्रस्ट को इन्होंने एलोबरेट करना चाहिए था। क्रस्ट, इसको कह सकते थे क्रस्ट शटर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से क्रस्ट इज नॉट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। तो हेड वॉल और क्रस्ट में कंफ्यूजन है। तो हेड वॉल का फंक्शन मैंने आपको बता दिया, अलग है, विच इज बीइंग प्रोवाइडेड विथ वियर। तो इसमें नियरेस्ट में भी डी, नियरेस्ट में भी ए विथ मॉडिफिकेशन, बट जो करेक्ट आंसर होगा इनमें कोई भी
जो है वो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है, तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारा इंजीनियरिंग ब्रिक्स की डेफिनेशन पे। Which type of bricks are known for their high compressive strength and resistance to fire? तो इंजीनियरिंग ब्रिक्स की आप डेफिनेशन देखोगे, एम कार्तिकेन की कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बुक है, इसमें लिखा हुआ है कि इंजीनियरिंग ब्रिक्स को हम यहाँ यूज करते हैं, वहां यूज करते हैं जहां पर हमें स्ट्रॉन्ग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ की जरूरत हो, कोल्ड रेजिस्टेंस, एसिड रेजिस्टेंस एंड लो पोरोसिटी आर एसेंशियल। ठीक है, और हमारा जो प्रेवलेंस ऑफ केमिकल और वाटर असॉल्ट्स है वो ज्यादा होंगे, तो हमें रेजिस्टेंस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो हमारा इंजीनियरिंग ब्रिक्स ही होगा, इसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। और दूसरा एक और रेफरेंस दिया है, एक आर्टिकल है मॉड्यूलर क्ले प्रोडक्ट्स का, जहां पर लिखा हुआ है कि जो फायर रेजिस्टेंस मेक्स द इंजीनियरिंग ब्रिक्स परफेक्ट फॉर चिमनीज एंड फर्नेसेस। तो जो हमारे इंजीनियरिंग ब्रिक्स हैं दे आर सफिशिएंटली फायर रेजिस्टेंस। ठीक है, बीएस क्लासिफिकेशन के हिसाब से, बीआईएस क्लास, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन के हिसाब से एससी क्या रिप्रेजेंट करता है, इसमें इन्होंने सिल्टी क्ले ऑप्शन दे दिया, जो कि गलत है। आप आईएस 1498 जो क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ सॉइल के लिए हमारा गाइडलाइंस है कोड की, वो क्या कहती है आईएस 498 में, यहां पर अगर आप जाके देखेंगे एससी जो है ये हमारा क्लेई सैंड होता है, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। क्लेई सैंड इज द एससी क्लासिफिकेशन इसके। और हमारे पास इसकी बुक भी है के आर अरोरा की। अगर हम एससी की डेफिनेशन देखें यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर भी क्लेई सैंड लिखा हुआ है, जो कि हमारे कोड से मैच कर रहा है, लेकिन जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो गलत दिए हुए हैं। उसके बाद हाउ आर द स्टेडिया कांस्टेंट्स ऑफ टैक्यूमीटर डिटरमाइंड। जो हमारे स्टेडिया कांस्टेंट्स हैं वो हमारे यहाँ पे एक लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसमें हम एक बेस लाइन पे, नॉन बेस लाइन में, जिसके हमें डिस्टेंसेस पता है, यहाँ पे हमने क्या डिस्टेंस लिया है, 200 मीटर की डिस्टेंस लिया है। दे आर मेजर्ड थ्रू कैलिब्रेशन ऑन अ नोन बेस लाइन। ये हमारा अप्रोप्रिएट आंसर है, ये एक लैब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है जिसमें हम बेस लाइन की हेल्प से निकाल सकते हैं। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल को हम क्या डिफाइन करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है। जो मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स पर यूनिट वॉल्यूम है, दिस इज नॉट द अप्रोप्रिएट आंसर। करेक्ट आंसर मॉडल आंसर की में सी दिया हुआ है, करेक्ट आंसर की जो है इसमें ये नन ऑफ द ऑप्शन है, मैंने गलत टाइप कर दिया यहाँ पे, नन ऑफ द ऑप्शन। यहाँ पे जो मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स है, दिस रिप्रेजेंट्स द बल्क यूनिट वेट। ठीक है, ड्राई यूनिट वेट, ड्राई डेंसिटी भी कह सकते हैं इसको, यूनिट वेट बिकॉज यहाँ मास की बात कर रहा है, तो हम लोग डेंसिटी की बात करेंगे। तो टीजी सीतारमन की बुक है, इसमें ड्राई डेंसिटी की डेफिनेशन में देखेंगे तो एग्जैक्टली यही है, मास ऑफ सॉइल सॉलिड्स टू द वॉल्यूम ऑफ द सॉइल मास। तो दिस MSYV इज ड्राई डेंसिटी। और अगर हम स्पेसिफिक ग्रेविटी की बात करें तो स्पेसिफिक ग्रेविटी को हम दूसरी तरह डिफाइन करते हैं, जो कि यहां पर दिया हुआ है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज करिए, इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, सी ऑप्शन इसका नहीं होगा। लोअर वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट मिक्स डिजाइन टिपिकली रिजल्ट्स इन इंप्रूव्ड स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। मोहम्मद जियाद बयासी की RCC डिजाइन की बुक है, जिसमें क्लियरली लिखा है utilizing a low water cement ratio is generally the most effective procedure for enhancing the concrete strength and durability। इसमें कोई आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फास्टर सेटिंग टाइम इज नॉट द अप्रोप्रिएट। फास्टर सेटिंग एक बार आप कह भी सकते थे, लेकिन यहाँ सेटिंग टाइम इट इज नॉट अप्रोप्रिएट। रिड्यूस स्ट्रेंथ इज नॉट अप्रोप्रिएट। इंक्रीज वर्केबिलिटी इज नॉट। जैसे ही वाटर सीमेंट रेशियो कम करेंगे आपकी वर्केबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। उसके बाद आते हैं ओपीसी में, हमारा प्री कास्ट कंक्रीट प्रोडक्ट्स एंड हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट एप्लीकेशन के लिए हम क्या यूज करते हैं, OPC 53। हमारी अल्ट्राटेक की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, वहां पर अगर आप 53 ग्रेड की कंक्रीट की स्पेसिफिकेशंस पढ़ेंगे तो यहाँ पर बोलता है कि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में हम इसको यूज करेंगे जहां पे हमें बहुत हाई स्ट्रेंथ की जरूरत है। हाई राइज बिल्डिंग्स हो गए, डैम्स हो गए, हैवी ड्यूटी इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर हो गए, और बिकॉज इट इज मोर ड्यूरेबल देन 33 एंड 43 ग्रेड हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर भी करेक्ट आंसर 53 ही होगा, इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि हाईवे डिजाइन में हम क्रॉस फॉल किसे रिप्रेजेंट करते हैं। क्रॉस फॉल को हम बेसिकली कैम्बर बोलते हैं। ठीक है, मैंने यहां पर लिखा है कि कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिकॉज यहां पर अगर आप ऑप्शन देखें तो इसको बोलता है कि स्लोप ऑफ हाईवे अलाइनमेंट। यहां पे बोल रहा है कि क्रॉस फॉल। क्रॉस फॉल जो है वो हमारा 2 पॉइंट्स के बीच में किसी भी क्रॉस सेक्शन पे जो हमारा ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो क्रॉस स्लोप है उसे हम कैम्बर बोलते हैं। तो वो हमारा
अगर जस्टो खन्ना की बुक पर देखेंगे आप, अगर दिस इज द बुक, तो क्रॉस स्लोप या कैम्बर को ही हम क्रॉस फॉल भी बोलते हैं। एक रेफरेंस मैंने और भी दिया हुआ है, ये एसके शर्मा की बुक है, इसमें कैम्बर या क्रॉस फॉल हमारा एक सेम नेम है, ठीक है। और हमारी जो डेफिनेशन है कैम्बर की वो देखेंगे, इट इज अ स्लोप प्रोवाइडेड टू द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। तो डायरेक्शन नहीं मेंशन्ड है इस क्वेश्चन में, यहाँ पे अलोंग द अलाइनमेंट बोल रहे हैं। तो अलोंग द अलाइनमेंट, हाईवे के अलाइनमेंट की अगर बात करें तो बोलते हैं लेआउट ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द हाईवे, यानी अगर इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आपको हाईवे से जाना है तो इसका जो सेंटर लाइन है, ये अलाइनमेंट के अलोंग जो लॉन्गिट्यूडनल स्लोप है उसको बेसिकली हम कह सकते हैं कि ये ग्रेडियंट है हमारी रोड का। तो जो ये डेफिनेशन इन्होंने दी है स्लोप ऑफ हाईवे अलाइनमेंट, दिस इज ग्रेडियंट, ठीक है, दिस इज नॉट क्रॉस स्लोप। क्रॉस फॉल इज स्लोप क्रॉस द रोड सरफेस इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द हाईवे अलाइनमेंट, ठीक है। तो हमारा नन ऑफ द ऑप्शन करेक्ट होगा, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। इसके बाद आते हैं, विच मेथड ऑफ फ्लड कंट्रोल एम्स टू टेम्परेली स्टोर एक्सेस फ्लड वाटर टू रिड्यूस डाउनस्ट्रीम फ्लडिंग। तो यहाँ पे रिजर्वायर के क्लासिफिकेशन में आप फ्लड कंट्रोल रिजर्वायर की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो लिखा हुआ द मेन पर्पस ऑफ दिस रिजर्वायर इज टू टेम्परेली स्टोर द फ्लड वाटर एंड रिलीज स्लोली एट अ सेफ रेट आफ्टर द फ्लड सो दैट इट मे नॉट कॉज एनी डैमेज ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड। तो रिजर्वायर एंड डैम्स ही जो है वो हमारे मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है जो फ्लड कंट्रोल डिवाइसेस के लिए हम यूज करेंगे इस पर्पस के लिए। कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग में व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग कोल्ड वेदर एडमिक्सचर्स? कोल्ड वेदर एडमिक्सचर्स को हम लोग एंटी फ्रीज एडमिक्सचर्स भी बोलते हैं। सैंड्रा सैंड्स की केमिकल एडमिक्सचर्स की बुक है जहां पे, ठीक है, यहां पे एंटी फ्रीज एडमिक्सचर्स की हम बात कर रहे हैं जहां पे ये प्रिवेंट करता है लोअर स्लाइटली दी फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, इसको फ्रीजिंग होने से प्रिवेंट करता है। जो प्राइमरी पर्पस वो यही है कि कंक्रीट को फ्रीज होने से बचाना है, ठीक है। ये बिकॉज यहाँ प्राइमरी पर्पस पूछ रहा है इसलिए ये आंसर होगा। अगर सिर्फ बोलता कि पर्पस क्या है तो ये दोनों ही हमारे सी और डी हो जाते, लेकिन प्राइमरी पर्पस ये है कि कंक्रीट का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको लोअर करना है, ठीक है, और ताकि हमारी फ्रीजिंग ना हो पाए और सेटिंग टाइम को एक्सेलरेट करना है, बिकॉज कोल्ड वेदर में हमारा जो हाइड्रेशन प्रोसेस है वो रिड्यूस हो जाता है। लेकिन प्राइमरी पर्पस पूछा गया है तो डी ही ऑप्शन हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट होगा। कैनेडी थ्योरी में क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ कैनाल्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, इन्होंने ऑप्शन बी दिया है जो कि इनअप्रोप्रिएट है। करेक्ट आंसर अगर आप रेफरेंस देखेंगे तो एसके गर्ग की मैंने बुक का रेफरेंस दिया हुआ है, कैनेडीज थ्योरी 4.7.3 क्लॉज में। इसमें डिफाइन किया गया है जो क्रिटिकल वेलोसिटी है उसको मीन वेलोसिटी क्रॉस द सेक्शन बोलेंगे, विच will just keep the channel free from silting or scouring and relate it to depth by flow by the equation, ठीक है। ऐसी वेलोसिटी जिसमें हमारी ना सिल्टिंग होगी ना स्क्वायरिंग होगी अगर वो चैनल में उस वेलोसिटी से फ्लो होगा, ठीक है। एसके शर्मा की भी बुक है जिसमें V नॉट इज द क्रिटिकल वेलोसिटी, जिसको हम नॉन सिल्टिंग और नॉन स्क्वायरिंग वेलोसिटी बोलते हैं। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन रेज करना है, इसमें भी आपका कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। कुछ स्टूडेंट्स का कहना है कि ऑप्शन डी है कि द वेलोसिटी एट विच कैनाल वाटर फ्लोज स्मूथली विदाउट टर्बुलेंस। तो ये डेफिनेशन हमारे कैनेडी थ्योरी के हिसाब से नहीं थी, आप कुछ भी अपने अजम्पशन से नहीं कह सकते। कैनेडी ने ऐसी कोई वेलोसिटी की डेफिनेशन नहीं दी थी, जो डेफिनेशन दी थी नॉन सिल्टिंग नॉन स्कोरिंग वेलोसिटी की दी थी। तो करेक्ट आंसर हमारा इसमें नन ऑफ दीज होगा। बीआईएस के हिसाब से फिर से सॉइल क्लासिफिकेशन पूछा गया है एमएल सॉइल का, तो इन्होंने फिर से वापस से सिल्टी के लिए दे दिया है, इसमें भी कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सॉइल मैकेनिक्स की बुक हमारी केआर अरोरा की बुक है, इसमें आप वापस से जाएंगे तो एमएल जो क्लासिफिकेशन है फाइन ग्रेन सॉइल का है, एल का रिप्रेजेंट्स कि सॉइल इज हैविंग लो कंप्रेसिबिलिटी, ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन सिस्टम है, तो इसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक सिल्ट्स विथ लो प्लास्टिसिटी या लो कंप्रेसिबिलिटी, सिल्ट्स ऑफ लो कंप्रेसिबिलिटी इसका मतलब है। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, इसमें भी आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्ट्रक्चरल एनालिसिस में डबल इंटीग्रेशन मेथड में सबसे पहले टिपिकली हम क्या कैलकुलेट करते हैं। तो मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल की अंसल एंड उग्रवाल की बुक है, इसमें यहाँ पर क्लियरली लिखा हुआ है कि जब हम डबल इंटीग्रेशन मेथड फॉलो करते हैं तो जो फर्स्ट स्टेप होता है डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, उसके लिए हम सबसे पहले एक्सप्रेस करते हैं इंटरनल बेंडिंग मोमेंट एज अ फंक्शन ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ लोडिंग। उसके बाद हम फर्दर डिफ्लेक्शन निकालने के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, जिसमें 2 इंटीग्रेशन हम करते हैं डबल इंटीग्रेशन मेथड के लिए, ठीक है। तो पहला स्टेप क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट का इक्वेशन लिखना। तो बेंडिंग मोमेंट हमारा इसमें ऑप्शन दिया हुआ है वो करेक्ट है, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने डिफ्लेक्शन कर दिया है, आप ऑब्जेक्शन मत रेज करिएगा, दे विल नॉट एग्री।
करेक्ट आंसर हमारा बेंडिंग मोमेंट्स ही होगा। What is a major factor contributing to head loss in a pipe due to friction? अब देखिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे स्टेटमेंट्स क्वेश्चंस पढ़ना बहुत जरूरी है। यहाँ पे मेजर फैक्टर बोला गया है। अब रेफरेंस देखेंगे तो फ्रैंक आर स्पेलमैन की बुक में जो हमारे हेड लॉस, मेजर हेड लॉस के लिए जो पैरामीटर्स डिफाइन किए गए हैं उसमें आपका रफनेस है, पाइप लेंथ है, पाइप का डायमीटर भी है, वाटर की वेलोसिटी भी है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि इन सभी पैरामीटर ये डायरेक्टली या लीनियरली वेरी कर रहे हैं। ठीक है, डी हमारा देखिए हेड लॉस जो है ये हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी है, लेंथ जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है, लेकिन अगर वेलोसिटी देखेंगे तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो टर्बुलेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी है। ठीक है, दिस इज द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी। तो मेजर फैक्टर जो होगा वो फ्लूइड वेलोसिटी होगा। पाइप डायमीटर और पाइप का मटेरियल ये भी हमारे हेड लॉस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं फ्रिक्शन की वजह से, लेकिन हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन में जो वी स्क्वायर की वजह से वो मेजर फैक्टर हो जाएगा। वी का जो सबसे ज्यादा सिग्निफिकेंट इफेक्ट है हेड लॉस पे फ्रिक्शन की वजह से वो फ्लूइड वेलोसिटी का है। तो इसमें भी आपको ऑब्जेक्शन नहीं रेज करना है। ठीक है, उसका सिग्निफिकेंट एडवांटेज क्या है? रेडी मिक्स कंक्रीट अगर हम यूज कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में, इन्होंने एनहेंस वर्कबिलिटी दिया है, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट। करेक्ट आंसर जो है वो हायर कंट्रोल ओवर मिक्स प्रोपोर्शन इज द राइट आंसर। रेफरेंस के लिए प्रकाश चंद्र डेका की बुक है सिविल इंजीनियरिंग की, जिसमें कहा गया है, ये मैंने आपको ये वाला पेज का स्क्रीनशॉट दिया है, दिस इज द बुक, जिसमें रेडी मिक्स कंक्रीट कैसे बनती है ये दिया हुआ है। इट इज पॉपुलरली कॉल्ड रेफर्स टू कंक्रीट दैट इज स्पेसिफिकली मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, यहां पर अगर आप देखेंगे इट इज manufactured under computer controlled operations and transported and placed on site using sophisticated equipments and methods। ठीक है, तो बेटर क्वालिटी कंट्रोल है। दूसरी एक और आर्टिकल है हेरिटेज इंफ्रास्पेस की बुक में, इसमें लिखा हुआ है आईआरएमसी प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेटिकुलस कंट्रोल ओवर कंक्रीट प्रोपोर्शंस एंड मिक्स डिजाइन। मेटिकुलस का मतलब होता है बहुत केयरफुल कंट्रोल होता है हमारा कंट्रोल जो कंक्रीट के प्रोपोर्शंस है एंड मिक्स डिजाइन है, जिसकी वजह से जो क्वालिटी है वो निकल के आती है अच्छी। ठीक है, तो लेवल ऑफ प्रिसिशन गारंटीज कंसिस्टेंस क्वालिटी एंड स्ट्रेंथ। तो ये आर्टिकल भी आप रेफर कर सकते हो इस बुक के साथ, इसमें ये प्रूव हो जाता है कि जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हायर कंट्रोल ओवर मिक्स प्रोपोर्शन है। ठीक है, बिकॉज इट इज आस्किंग फॉर सिग्निफिकेंट एडवांटेज, सिग्निफिकेंट एडवांटेज यही है। इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, यू विल एबल टू अप्लाई योर माइंड कि हमारा नियरेस्ट आंसर वो होगा। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्नोफ्लेक्स इन द एटमॉस्फेयर? इन्होंने आंसर ए दिया है सब्लिमेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू सॉलिड आइस क्रिस्टल्स, गलत है। करेक्ट आंसर हमारा कंडेंसेशन ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रीजिंग अराउंड डस्ट पार्टिकल इज द करेक्ट आंसर। रेफरेंस के लिए हमारा एक nova.gov की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, वहां पर क्लियरली लिखा हुआ है नेशनल ओशियनिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिस इज ऑफिशियल वेबसाइट, कि स्नोफ्लेक बिगिंस टू फॉर्म व्हेन एन एक्सट्रीमली कोल्ड वाटर ड्रॉपलेट फ्रीजेस। फ्रीजेस इज one of the process for condensation onto pollen or dust particles in the sky। तो करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, यहां पर इस चीज को एलैबोरेट किया गया है सेम चीज को, तो आप इसको रेज कर दीजिए ऑब्जेक्शन। ये लिंक दिया हुआ है, लिंक भी आप दे सकते हो। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। विच एयर पोल्यूटेंट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन? अब देखिए क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। इन्होंने आंसर में दे दिया सल्फर डाइऑक्साइड, बट नाइट्रोजन ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड दोनों ही प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए। एसिड रेन की लुइस पिथरम 2003 एडिशन की एक बुक है, जिसमें ये क्लियरली लिखा है कि दीज टू गैसेस आर प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल। ये देखिए डायग्राम है लुइस पिथरम की बुक का, इसमें रेन इज कॉल्ड एसिड रेन ओनली इफ इट हैज मोर एसिड देन नॉर्मल। द मेन कॉजेस ऑफ एसिड रेन आर गैसेस कॉल्ड सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक है, डायग्राम में भी आपको दोनों दिख रहे हैं। दूसरी बुक भी देख लेते हैं एसिड रेन की, कार्टर एंड लेन की, जिसमें लास्ट जो पैराग्राफ है ये लिखा हुआ है साइंटिस्ट डिस्कवर्ड एंड हैव कंफर्म्ड दैट सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ द एसिड रेन। तो इस लाइन से ये स्टैब्लिश हो जाता है कि दोनों ही गैसेस हमारी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल हैं एसिड रेन फॉर्मेशन के लिए। तो इसमें आप ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द प्राइमरी एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग अ डंपी लेवलिंग सर्विस? इसमें क्विक मेजरमेंट्स करेक्ट आंसर है, लो कॉस्ट एंड सिंप्लिसिटी भी स्टेटमेंट सही है, लाइट वेट एंड पोर्टेबल भी करेक्ट है। तो ये तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है। क्वेश्चन फ्रेमिंग में शायद कुछ गड़बड़ किया है इन्होंने, इस वजह से मल्टीपल ऑप्शंस इसमें करेक्ट हो रहे हैं। हाई प्रेसिजन नहीं, हाई प्रेसिजन सिर्फ लिमिटेड होता है फॉर जो लेवल रीडिंग्स हैं।
और एक्यूरेसी भी लिमिटेड होती है। हॉरिजॉन्टल एंगल के मेजरमेंट में एक्यूरेसी बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आप यहाँ पर रेफरेंस में देखेंगे सर्वेइंग की वॉल्यूम 1 BC पूनमिया, तो यहाँ पर आपको कुछ एडवांटेजेस मिल जाएंगे कि कंस्ट्रक्शन हमारा सिंपलर होता है, बहुत कम एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं और लॉन्गर लाइफ होती है। ठीक है, ये तो बुक का रेफरेंस हो गया। और एक आर्टिकल जो है constructor.org की वेबसाइट पे मिल जाएगा कि डंपी लेवल इजी टू यूज है, लेवल रीडिंग्स आर वेरी एक्यूरेट, ऑप्टिकल पावर इज हाई, प्राइस ऑफ डंपी लेवल इज चीप। ठीक है, एज कंपेयर टू अदर मेजरमेंट्स अदर। ठीक है, अब ड्रॉबैक्स देखेंगे तो बोलता है कि एंगल्स ऑब्टेन्ड बाय डंपी आर नॉट दैट एक्यूरेट, स्पेशली हॉरिजॉन्टल एंगल्स, बिकॉज हम सिर्फ हॉरिजॉन्टल एंगल्स ही मेजर कर सकते हैं इससे। तो मेरे हिसाब से मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट होने की वजह से ये ऑप्शन आप रेस कर दीजिए, इसमें के लिए एक ऑप्शन करेक्ट नहीं है। उसके बाद रेट एनालिसिस में प्राइम कॉस्ट क्या बोलते हैं, अगर आप गूगल करोगे तो आपको निकल के आएगा कि प्राइम कॉस्ट ऐसा वो मटेरियल की कॉस्ट है इंक्लूडिंग लेबर एंड ओवरहेड्स। लेकिन आप एस्टिमेशन कॉस्टिंग स्पेसिफिकेशन की बुक देखेंगे चक्रवर्ती की, तो यहां पर प्राइम कॉस्ट को ऐसे डिफाइन किया गया है कि सिर्फ जो मटेरियल की कॉस्ट है वो हमारी प्राइम कॉस्ट आती है। एक सर्टेन अमाउंट हम अपने एस्टिमेट में रेट एनालिसिस के दौरान हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिखा भी हुआ है द फिटिंग्स एंड फिक्सिंग चार्जेस आर पेड सेपरेटली, वो प्राइम कॉस्ट में हम इंक्लूड नहीं करते। इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट सच आइटम्स ऑफ वर्क अ रीजनेबल अमाउंट इज प्रोवाइडेड इज द नेट कॉस्ट refers to supply of articles, supply of materials only not to the carrying। उस काम को करने के लिए क्या कॉस्ट लग रही है वो हम प्राइम कॉस्ट में नहीं जोड़ते। तो ओवरहेड और लेबर कॉस्ट फिर इसकी हट जाएगी एज पर दिस चक्रवर्ती बुक। तो ये बुक का स्टैंडर्ड रेफरेंस मिला है, तो इसलिए आप इसमें ऑब्जेक्शन मत रेज करिए, दे विल नॉट एग्री। द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एक्सक्लूडिंग लेबर एंड ओवरहेड सीम्स अप्रोप्रिएट एज पर दिस स्टैंडर्ड बुक इन कॉन्टेक्स्ट टू रेट एनालिसिस। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स के कॉन्टेक्स्ट में प्रोसेस ऑफ हीटिंग देम इन अ किल टू हार्डन एंड स्ट्रेंथन देम, ऑक्सीडेशन नहीं होगा बिकॉज इट इज वन ऑफ द स्टेज। जब बर्निंग करते हैं तो किल में हमारी 3 स्टेजेस आती हैं, ऑक्सीडेशन भी होती है, उसमें डिहाइड्रेशन भी होता है, सिंटरिंग भी होती है। तो एसके दुग्गल की बुक में 3 स्टेजेस लिखी है। तो यू कैन नॉट से कि हम ऑक्सीडेशन प्रोसेस से बर्निंग ऑफ क्ले इन दी किल टू हार्डन एंड स्ट्रेंथन देम इज ऑक्सीडेशन। ठीक है, सिंटरिंग प्रोसेस की अगर जनरल डेफिनेशन देखेंगे तो सिंटरिंग ऑफ क्ले की, जिसमें कहा गया है कि सिंटरिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्ले को बहुत हायर टेम्परेचर पे जलाते हैं, स्पेशली अगर क्ले को जलाना है तो हम किल में जलाएंगे। ठीक है, टू अचीव द ग्रेटर स्ट्रेंथ। तो मेरे हिसाब से नियरेस्ट आंसर सिंटरिंग ही होगा जो पॉसिबल हो सकता है, बाकी सारे ऑप्शंस इरेलेवेंट है। ऑक्सीडेशन इज वन ऑफ द स्टेज, जब हम प्रोसेस क्ले को बर्न कर रहे हैं तो उसमें एक ये ऑक्सीडेशन एक स्टेज आती है, उस प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ सिंटर्ड ब्रिक्स क्या भी डिटेल दिया हुआ है, उसे भी आप रेफर कर सकते हो। तो उसका लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द पीजोमेट्रिक हेड इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्रेशर एनर्जी ऑफ द फ्लूइड। जैकब बियर की बुक है जिसमें पीजोमेट्रिक हेड को क्लियरली डिफाइन किया गया है, इट इज रिप्रेजेंट्स द प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वेट ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, तो और क्लियर हो सकता था इसका आंसर पर यूनिट वेट, बट जो उन्होंने दिया है नियरेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर यही है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली मैं इसका पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम ग्रुप पे, तो सभी लोग इसका ऑब्जेक्शन रेज कर दीजिए। सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।